हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। खूब आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट इज चैप्टर नंबर 1। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क का आने वाला है, जिसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन आएगा, वो भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि उस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स पूछे जाए, हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और हम लोग भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे बच्चों? 100% चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी आपके ICAI मॉड्यूल में दिए हुए हैं। मैं यहां पर आपको समझा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स को केस स्टडी नहीं आने वाली है, तो जैसे सारे थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करें, यस और नो? यस सर। चलिए, तो मेरे बच्चा, हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ सकता है, व्हाट इज लॉ? सर, हमें सब्जेक्ट डाल दिया है बिजनेस लॉज नाम का, बट ये लॉ होता क्या है? दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है, व्हाई लॉ इज नीडेड? लॉ की जरूरत क्यों पड़ी सर? क्यों हमें लॉ पढ़ना है? ठीक है, लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? उसके बाद सोर्स ऑफ लॉ, लॉ का क्या सोर्स होता है? पावर किसके पास है लॉ बनाने की? पावर टू मेक लॉ। वाई सीए स्टूडेंट्स, वाई सीए स्टूडेंट need to need to need to know about various बिजनेस लॉज। भाई, आपको बिजनेस लॉज नाम का सब्जेक्ट डाला गया है, आप एक सीए एस्पिरेंट है, बट आपको ये सिलेबस में क्यों डाला गया है? ये सब्जेक्ट क्यों डाला गया? ये नहीं भी डालते तो चल जाता क्या आपका काम? वो भी हमें आज जानना है, वो भी हमें आज जानना है। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो, इसको हम थोड़ा सा फन मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहां पर ये है क्राइम मास्टर गोगो। कौन है? क्राइम मास्टर गोगो। बहुत बड़े क्राइम मास्टर है, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करे हुए हैं और आज तक कभी पकड़े नहीं गए हैं। और ये है दूसरी तरफ क्राइम मास्टर डोगो। क्राइम मास्टर डोगो। अब क्राइम मास्टर डोगो जो है ना, वो गोगो जी की वो जो है गोगो जी की गैंग में आना चाहता है, शामिल होना चाहता है, लेकिन शामिल होने से पहले वो कुछ बातों को जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि भैया ये लॉ क्या होता है। तो क्राइम मास्टर डोगो ने क्राइम मास्टर गोगो से पूछा, ये लॉ होता क्या है? तो गोगो ने कहा, देखो, मैं तुम्हें एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम इस बात को समझ जाओ। उन्होंने कहा, देखो, एक होते हैं खड़ूस पापा और दूसरी तरफ होती हैं मासूम सी बच्चियां, मासूम बेटियां। सर, आप पापा को खड़ूस क्यों कह रहे हैं? सर, पापा तो सर बहुत ही प्यारे होते हैं, पापा तो सर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं पापा को खड़ूस, ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां कह रही है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा, तुम इतनी छोटी हो, इतनी मासूम हो, तुम अपने पापा को खड़ूस क्यों कह रही हो? कह रही है, पापा ने ना हमारा जीवन खराब कर दिया है, बहुत सारे घर के अंदर रूल बना रखे। मैंने कहा, जैसे? कहती है, पापा ने सबसे पहला रूल बनाया, पापा ने सबसे पहला रूल बनाया, स्लीप बिफोर 10 PM। कहते हैं 10 बजे से पहले ही सो जाओ और उठ जाओ सुबह 5 बजे, शार्प 5 बजे उठ जाओ।
बताओ, ये कोई 5 बजे उठने की उम्र है? हमारी सारी दोस्त लेट उठती हैं, हमें 5 बजे उठाया जाता है। तो इसलिए इन्हें अपने पापा खड़ूस लगते हैं। लेकिन अगर आप पापा के एंगल से देखोगे तो पापा चाहते हैं कि इस रूल की वजह से उनकी बेटियों के अंदर क्या आ जाए? डिसिप्लिन आ जाए बेटा, डिसिप्लिन आ जाए। मैंने कहा और कोई रूल भी है क्या तुम्हारा? कह रहे बड़े सारे रूल है जी। कह रहे जी दूसरा रूल है, बाहर का ना कुछ खाना खाना है, बाहर का ना कोई ड्रिंक पीना है। हमारी सारी दोस्त ट्यूशन होने के बाद गोलगप्पे की रेडी पर रुक के गोलगप्पे खाती हैं, पानी पूरी खाती हैं। हम नहीं खा पाते क्योंकि पापा ने मना किया हो। हमारी सारी फ्रेंड्स जो हैं मैकडोनल्ड्स जाकर कोल्ड ड्रिंक पीती है, फ्रेंच फ्राइज खाती हैं। हम नहीं खा सकते क्योंकि पापा ने मना किया हुआ है। अब यहां पर अगेन इन्हें अपने पापा खड़ूस लग रहे हैं। बट अगर आप पापा के एंगल से देखोगे तो पापा चाहते हैं कि भैया बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है, और वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां क्या रहे? हेल्दी रहे, फिट रहे। उसके बाद मैंने कहा और रूल। कह रही अरे बस मत पूछो, बहुत सारे रूल है। रीच होम बिफोर 7 PM। जैसे हमारी ट्यूशन खत्म होती है 6:30 PM, आधा घंटा में घर जाने को लगता है, तो कहते हैं 7 बजे तक घर आ जाया करो। हमारी सारी फ्रेंड्स ट्यूशन के बाद इधर उधर शॉपिंग करने जाती है, देखने जाती है, घूमने जाती है, और हमें सीधा घर जाना होता है। देखो कैसे खड़ूस पापा है। अब यहां पर भी बेटा पापा के एंगल से देखोगे तो सेफ्टी, पापा चाहते हैं अपनी बच्चियों की सेफ्टी। उसके बाद वो कहते हैं सुबह उठकर रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो। अरे हमारी उम्र है कार्टून देखने की, हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्या? लेकिन पापा के एंगल से देखो, नॉलेज बढ़ाने के लिए वो अपनी बेटियों की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। और ये लिस्ट बेटा खत्म नहीं होती, ऐसी लिस्ट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सर इसका लॉ से क्या लेना देना है? यही बात टोगो ने गोगो से पूछी। कह रहा है ये जो तुम मुझे पापा बेटी की स्टोरी बता रहे हो, इसका लॉ से क्या लेना देना है? तो गोगो कहता है लेना देना है। उनके क्या लेना देना है? देखो, जैसे फैमिली के केस में, जैसे फैमिली के केस में रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं जो कि जनरली उस फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर बनाता है, वैसे ही बेटा देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, उस गवर्नमेंट बनाती है अपनी कंट्री के लिए या अपने किसी स्टेट के लिए, हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉ कहते हैं। तो पापा अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो वो घर तक सीमित रहते हैं, लेकिन अगर सरकार देश के लिए या किसी देश के हिस्से यानी स्टेट के लिए लॉ बना, रूल्स और रेगुलेशन बना देती है, तो उसे हम लॉ कहते हैं, उसे हम कानून कहते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में। अब कुछ कॉमन सेंस की बात आती है कि मान लीजिए एक सवाल आता है मन में, बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है। ये शर्मा अंकल हैं और ये वर्मा अंकल हैं। शर्मा अंकल ने अपनी फैमिली के लिए बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। शर्मा अंकल ने अपनी फैमिली के लिए बड़े सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं। सवाल यह आता है, क्या वर्मा अंकल और उनकी फैमिली को शर्मा अंकल के बनाए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे क्या? तो आपका आंसर आएगा सर, जनरली द आंसर इज नो। मैंने कहा क्यों नो? क्योंकि सर वर्मा और वर्मा जी की फैमिली वर्मा जी के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगी, ना कि शर्मा जी के बनाए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए शर्मा अंकल की तबीयत खराब हो गई थी और शर्मा अंकल बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो उनसे मिलने वर्मा अंकल और उनकी फैमिली शर्मा अंकल के घर जाती है उनसे मिलने। अब यहां पर शर्मा अंकल के घर पे एक रूल है कि कोई भी पर्सन अगर उनके घर में आएगा तो उन्हें अपनी चप्पलें जो हैं वो बाहर उतारकर फिर ही घर में एंट्री करनी है। तो सवाल यह आता है कि क्या जब वर्मा जी और वर्मा जी की फैमिली शर्मा जी के घर जा रही होंगी उनसे मिलने, तो क्या इन्हें बाहर चप्पलें उतारकर ही अंदर एंट्री मिलेगी? द आंसर इज यस। तो नॉर्मली मेरे बच्चा क्या होता है ना,
नॉर्मली ये जो कानून होता है ना, ये टेरिटरी वाइज लगता है कि भैया इस टेरिटरी में इसका कानून लगेगा, इस टेरिटरी में इसका कानून लगेगा। लेकिन जब आप उनकी टेरिटरी में जाते हो तो आपको भी उनके कानून फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरीके से वर्मा जी जब शर्मा जी के घर जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, तो सारी बातें नहीं बट कुछ बातें उन्हें वहां पर फॉलो करनी पड़ेंगी। सिमिलरली एक और एक्चुअल लॉ का एग्जांपल लेते हैं। ये गुजरात है, गुजरात के अंदर बेटा एल्कोहल बैन है। गुजरात के अंदर एल्कोहल बैन है। एल्कोहल मतलब दारू, लिकर, ठीक है। बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में एल्कोहल बैन नहीं है। सवाल ये आता है, क्या महाराष्ट्र के लोगों को गुजरात के बनाए ये रूल को फॉलो करने की जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोग गुजरात विजिट कर रहे हैं तो क्या उन्हें ये रूल फॉलो करने की जरूरत पड़ सकती है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। तो यहां पर हमारा पहला सवाल खत्म होता है। लॉ क्या होता है? लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए या अपने किसी स्टेट के लिए। नेक्स्ट सवाल आता है बेटा जो डोगो जी पूछते हैं गोगो से, कह रहा है अच्छा मुझे समझ आ गया लॉ क्या होता है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि लॉ की जरूरत क्यों पड़ी भाई। लॉ भगवान ने थोड़ी बनाया, लॉ तो इंसान ने बनाया है और इसकी कोई जरूरत पड़ी होगी इसीलिए लॉ बनाया होगा, वरना लॉ क्यों बनाते? तो ये बनाया क्यों जाता है? तो गोगो ने कहा देख यार, अभी तो तुझे बताया था कि पापा ने जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे वो ऐसे ही नहीं बनाए थे बच्चियों को परेशान करने के लिए। उसके पीछे कारण था, हेल्थी रहे उनकी बेटियां, सेफ रहे उनकी बेटियां, नॉलेज रहे, ये सब कारण होते हैं। कह रहा थोड़ा डिटेल में बताओ यार, कैसे मत बताओ यार ऊपर ऊपर से। उसने कहा ठीक है। देखो कह रहा है बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है डोगो भाई, बहुत पुराने समय की बात, जब ना पहिए का आविष्कार हुआ था ना किसी चीज का आविष्कार हुआ था। उस समय अगर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो पैरों पे चल के जाता था, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां चल के जाया करता था। ये देखो ऐसे अपने पैरों पे, आ हा। लेकिन इंसान का दिमाग चलता है, इंसान ने दिमाग लगाया और इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया? व्हील इन्वेंट किया, पहिया इन्वेंट कर दिया। अब ये जो व्हील इन्वेंट कर दिया ना मेरे बच्चा, इसके बाद हमने ये व्हील जानवरों के पीछे लगाया और चलने लगे, टुटुक 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 टुटुक। अब यहां पर दो फायदे हुए। एक, इंसान जब खुद चलता था तो उसकी एनर्जी लगती थी, अब जानवर को चला रहा है तो जानवर की एनर्जी लग रही है। और दूसरा, समय थोड़ा कम लगने लगा पहले से। लेकिन इंसान का दिमाग बहुत तेज है, उसने और तरक्की करी और उसने आविष्कार करा, उसने इन्वेंट करी मोटर। उसने क्या इन्वेंट कर दी? मोटर का इन्वेंशन कर दिया। और मोटर का इन्वेंशन आते ही तहलका मच गया भैया। क्यों? फिर मोटर बाइक्स आ गई, बसेस आ गई, कार आ गई। आजकल रोड पे आप देख रहे हो हर जगह लोग तेजी से भगाए जाते हैं। ये क्यों हो पाया? व्हील के बाद मोटर के आविष्कार से ये हो पाया। अब यहां पर मैं मानता हूं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हमें, आज की तारीख में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मोटर व्हीकल से, लेकिन इनसे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। अगर आप देखोगे इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। गाड़ियां सड़क पर इतनी हो गई है कि ट्रैफिक हो जाता है। ये डीजल और उस पे चलती हैं, पेट्रोल पे, फॉसिल फ्यूल्स पे चलती हैं, इसीलिए पॉल्यूशन हो जाता है। सो मोटर व्हीकल आने से बेनिफिट भी हुए हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी तो हैं, उससे प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट हुई हैं। यस और नो? यस सर। पहले जब लोग पैदल चलते थे तो एक्सीडेंट नहीं होते थे, लेकिन जब से ये मोटर व्हीकल्स वगैरह आई हैं तब से एक्सीडेंट होने लगे हैं। लोग अपनी जान गंवा देते हैं इन एक्सीडेंट्स के अंदर, इन एक्सीडेंट के अंदर। अब इस प्रॉब्लम से बहुत लोग पीड़ित होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ लेकर आई।
क्या लॉ था? मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसमें हमने सबसे पहले ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे लाए? ट्रैफिक लाइट से लेकर आए, ताकि जहां जहां ट्रैफिक होता है, अगर हम वहां ट्रैफिक लाइट्स लगा देंगे तो वहां पर ट्रैफिक जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक्सीडेंट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोविजन लेकर आए कि सड़क पर गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, और लाइसेंस उसी बंदे को मिलेगा जो ड्राइविंग का टेस्ट पास होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस से अगर सड़क पे वही व्यक्ति गाड़ी चलाएगा जिसे गाड़ी अच्छे से चलानी आती है, तो ही भैया जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो पाएंगे। अब आप कहोगे सर ये लॉ तो सर 1988 में आया था सर, लेकिन अभी भी ट्रैफिक भी लगता है, अभी भी एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इस लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं सर। मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हद तक मैनेज हो जाती है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर ये लॉ नहीं होता ना तो आज की तारीख में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते। इस लॉ की वजह से एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, और आज भी एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करते हैं, लोग लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मना करा हुआ है कि फोन चलाते हुए ड्राइविंग मत करो, बट लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान कहीं और होता है और वो किसी की गाड़ी में अपनी गाड़ी टकरा देते हैं, अपनी गाड़ी टकरा देते हैं। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल पे कि लॉ की क्यों जरूरत होती है। तो बेटा गुरप्रीत सर, ये आप देख रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं एकदम बेहतरीन, साथ में कौन बैठे हैं? सल्लू भाई बैठे हैं। तो हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चड्डी बडीज आप मान लीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो गुरप्रीत सर है ना यार, उनके पास बहुत सारी फिल्म्स के ऑफर आए थे। टाइगर 3 का ऑफर, टाइगर 1 का ऑफर, टाइगर जिंदा, ये ऑफर मेरे पास आए थे, लेकिन मैं टीचिंग करने में बिजी था। तो मैंने अपने लंगोटिया यार सल्लू को ये पिक्चर, मैंने कहा उसे दे दो, अपन टीचिंग में बिजी है, अपना काम सही चल रहा है, हम लोग वही करेंगे। तो एक दिन हम दोनों गाड़ी में जा रहे थे, बातें चल रही थी, सलमान भाई पूछ रहे थे कि यार कैटरीना जो है यार शादी कर ली यार विकी से, यार बताओ यार कैसा जीवन हो गया है, ऐश्वर्या अभिषेक से शादी कर ली है, क्या किया जाए, कुछ करा नहीं जा सकता है, बट ठीक है हमें तो जिंदगी में खुशी रहना है। ऐसी बातें चल रही थी। तभी सलमान भाई ने कहा यार एक बात याद आई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास वर्ल्ड के सबसे फेमस पेंटर मिस्टर पिकासो की पेंटिंग है। मैंने कहा हाँ मेरे पास पेंटिंग है। तो सलमान भाई ने कहा यार मुझे घर पे पिकासो की पेंटिंग, द वर्ल्ड लेजेंडरीज पेंटर की पेंटिंग अपने घर लगानी है, क्या तुम वो पेंटिंग मुझे 10 लाख रुपए में बेचोगे? मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए तो जान दे सकते हैं सल्लू भाई, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, ले लेना पेंटिंग, कल घर आना 10 लाख रुपए लेकर, मैं तुम्हें पेंटिंग दे दूंगा, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे देना। अब हुआ क्या, सलमान भाई घर आते हैं। सलमान भाई जैसे ही घर आते हैं ना भाई, जैसे ही घर आते हैं, मैं पैक करके रखी होती है। क्या पैक करके रखी होती है? पेंटिंग। उनके लिए मैंने पेंटिंग पैक रखी हुई थी, मैंने पेंटिंग उनको पकड़ा दी। मैंने कहा सलमान भाई आपकी पेंटिंग। सलमान भाई ने 10 लाख रुपए पकड़ा दिए, कह रहे गुरप्रीत भाई आपके 10 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है। सलमान भाई घर जाकर पेंटिंग खोलते हैं, देखिए पेंटिंग, अरे उल्टी, ओहो देखिए भैया, क्या आपको ये पिकासो की पेंटिंग लग रही है क्या? क्या ये वर्ल्ड के लेजेंडरी पेंटर पिकासो की पेंटिंग है? द आंसर इज नो, ये तो पिकासो की पेंटिंग है ही नहीं। ये किसकी पेंटिंग है भाई? ये किसकी पेंटिंग है अगर ये पिकासो की नहीं है? अरे ये तो मजनू भाई की बनाई हुई पेंटिंग है, मजनू भाई की। तो यहां पर बेटा क्या हो गया, सलमान के साथ फ्रॉड हो गया मेरे बच्चा, सलमान के साथ फ्रॉड हो चुका है। किसने किया? गुरप्रीत सर ने अपने ही दोस्त के साथ किया धोखा। धोखा, बेचारे सलमान को पहले ही कितने धोखे मिल चुके थे, आज उन्हें एक और धोखा मिल गया। बट यहां पर उन्हें कानून बचा लेगा। कानून कैसे बचा लेगा सर उन्हें? हम एक एक्ट पढ़ते हैं बेटा अपने सिलेबस में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो सलमान जी को ये राइट देता है कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं,
आप कोर्ट ऑफ लॉ में गुरप्रीत सर के अगेंस्ट जा सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं। सो लॉ क्यों बनाया गया? लॉ बनाया गया इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये प्रॉब्लम्स मैं मानता हूं कि 100% सॉल्व नहीं होती है, बट बहुत हद तक कम हो जाती है मेरे बच्चा, बहुत हद तक कम हो जाती है। क्राइम मास्टर डोगो कह रहा है अच्छा समझ आ गया लॉ क्या होता है, समझ आ गया लॉ क्यों बनाया जाता है, बट मेरा सवाल है ये लॉ बनाने की पावर आती कहां से है? सोर्स फॉर मेकिंग लॉ, एंड ये लॉ बनाने की पावर किसके पास है? आती कहां से है और ये लॉ बनाने की पावर किसके पास है? ये सवाल हमारे डोगो भैया ने गोगो भैया से पूछा। अबे गोगो भैया ने कहा देखो यार तुम्हें हमारा गैंग ज्वाइन करना है कि नहीं? फालतू के सवाल इतनी देर से पूछे जा रहे हो यार, ज्वाइन कर लो यार। कह रहा नहीं नहीं सर, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, आंसर कर दो प्लीज, बच्चों का भी भला हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पर आगे चलते हैं। देखो लॉ बनाने की जो पावर है वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहां से आती है मेरे बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी चलती है, जो इंडिया में रहने वाले लोगों को राइट्स मिलते हैं, जो उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो सारी बेटा यहां से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया के सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, लॉ बनाने की पावर, वो सब कुछ मेरे बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बातें नॉलेज के लिए बताऊं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको 25 पार्ट्स, 25 अलग अलग भागों में बांटा गया है और हर भाग के अंदर बड़े सारे आर्टिकल्स हैं। टोटल इसमें 448 आर्टिकल्स रखे गए हैं और 12 शेड्यूल रखे गए हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी हमने इसे टाइप नहीं कराया था। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी वो हमने हैंड रिटन लिखवाई थी एक कैलीग्राफर से जिनका नाम है श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी। सर ये एक ही पर्सन का नाम है ना? हाँ बेटा ये एक ही पर्सन का नाम। सर हमने तो सुना था सर B.R. अंबेडकर जी का रोल था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कह रहे हो कि श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी का है। बेटा मैंने सिर्फ ये बताया है इन्होंने अपने हाथ से उस कॉपी को लिखा था, बनाने का रोल कमेटी का ही था, इनका रोल लिखने का था मेरे बच्चा। ओके सर। फिर क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 3 साल के करीब लगे हैं, लगभग 3 साल। अब एक बच्चा कहेगा कमेंट सेक्शन में आकर कि सर एग्जैक्ट 3 साल नहीं लगे थे, लगभग एग्जैक्ट डेट कमेंट सेक्शन में लिख के जाएगा, एग्जैक्ट टाइम सर 2 साल, क्योंकि उसने 12th में पढ़ा होता है 2 साल ये पीरियड लगा था भाई। ठीक है हाँ, तो लगभग आप मान लीजिए लगभग 3 साल के करीब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में लगे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम आज की तारीख में रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं और स्कूल में जाकर लड्डू खाते हैं। ठीक है, सवाल अभी भी रह गया है कि लॉ बनाने की पावर आ कहां से रही है? तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 245 का एक्सट्रैक्ट है ये। अगर आप आर्टिकल नंबर 245 पढ़ोगे तो आर्टिकल 245 कहता है लॉ बनाने की पावर 2 लोगों को दी है। एक पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी हिस्से के लिए, या इंडिया के किसी हिस्से के लिए। यह बात आर्टिकल नंबर 245 में लिखी है। दूसरा, हर स्टेट का एक लेजिस्लेचर होता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है अपने स्टेट के लिए या अपने स्टेट के किसी भाग के लिए, सो लॉ बनाने की पावर 2 लोगों को मिली है बेटा, पार्लियामेंट को भी मिली है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी मिली है। इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब जहां पर पावर को 2 लोगों के बीच बांटा गया है, 2 लोगों के बीच, एक सेंट्रल और एक स्टेट। तो इसीलिए इंडिया को फेडरल कंट्री भी कहा जाता है, नेक्स्ट सवाल आपका आ सकता है कि सर अगर पावर स्टेट के पास भी है
और अगर पावर सेंटर के पास भी है, पार्लियामेंट के पास भी है, अगर पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है, तो इन दोनों के बीच तो लड़ाई हो जाएगी कि कौन से मुद्दे पर लॉ बनाया जाए, कौन से मुद्दे पर लॉ बनाया जाए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 246 रीड विद शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट देकर कर दिया। लिस्ट नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1। यूनियन लिस्ट के अंदर बड़े सारे मैटर्स लिखे हुए हैं। इन मैटर्स पर कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है। फिर आता है बेटा स्टेट लिस्ट या लिस्ट नंबर 2। इनमें जो मैटर्स लिखे होते हैं उस पे कानून सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर। और फिर आती है मेरे बच्चा कॉनकरेंट लिस्ट, जिसको हम ज्वाइंट लिस्ट भी बोल सकते हैं, ज्वाइंट लिस्ट भी बोल सकते हैं। यहां पर वो मैटर्स लिखे होते हैं जिस पे कानून पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी नामक जो टैक्स है ना, स्टैंप ड्यूटी नामक जो टैक्स है, उस टैक्स को लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है लिस्ट 3 में और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। सर अगर कोई मुद्दा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 दोनों में ही नहीं लिखा है तो बेटा उस पर पार्लियामेंट लॉ बना देगा, उस पर पार्लियामेंट लॉ बना देगा। अब लास्ट पॉइंट आता है बेटा, क्राइम मास्टर डोगो पूछता है कि देखो मेरा लास्ट सवाल है, मैं सब समझ चुका हूं लॉ के बारे में, बस मुझे इतना बता दो कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेकिंग न्यू लॉ। अगर इंडिया के अंदर आज एक नया कानून लाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, बस मुझे वो बता दो। तो गोगो कह रहा है पक्का उसके बाद तो हमारी गैंग ज्वाइन कर लेगा ना, कह रहा हाँ हाँ हाँ, क्या ठीक है चलो। तो उसके बाद उन्होंने बोला सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं जो डिमांड कर रही है लॉ, जिसकी वजह से लॉ लाने की जरूरत पड़ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर लॉ लाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज का सॉल्यूशन लाना है तो हम लॉ लाने की बात करते हैं। फिर एक ड्राफ्ट बनता है रूल्स और रेगुलेशंस का। ये जो ड्राफ्ट बनता है ना रूल्स और रेगुलेशन का, इसको हम बोलते हैं बिल, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल। फिर बिल को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है अप्रूवल के लिए। पार्लियामेंट में बेटा 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। दोनों हाउसेज में डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, उसके बाद अप्रूवल आता है। अप्रूवल जैसे ही बिल को मिल जाता है पार्लियामेंट से, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही अपने सिग्नेचर करके अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद ये जो बिल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चा एक्ट के अंदर। और एक्ट आने के बाद हमें लोगों को बताना पड़ता है कि नया कानून आ चुका है। नया कानून बनाने के लिए, लोगों को इंफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट की एक मैगजीन है जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। हिंदी में आप कह सकते हो भारत का राजपत्र। इसमें उस एक्ट को प्रिंट कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। और जैसे ही हम उसे पब्लिश करते हैं ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, एक्ट तो ये पहले ही बन गया था, लोगों की नॉलेज में आ जाता है मेरे बच्चा, लोगों की नॉलेज में आ जाता है। और यही बात पेज नंबर 1.4 पे आपको दी हुई है। व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड बिल। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट लॉ इज पास्ड इन लोक सभा। आफ्टर दैट इट इज टू बी पास्ड इन राज्यसभा and then we have to take consent of President of India. Once we get the consent of President of India, it becomes act and the law will be notified by the government in official gazette of India, in official gazette of India. law कौन सी तारीख से लागू होगा, जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर अफेक्टिव डेट लिखी होगी उस दिन से वो कानून भारत के अंदर लागू कर दिया जाएगा मेरे बच्चा, भारत के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो यहां पर हमारी क्राइम मास्टर गोगो और क्राइम मास्टर डोगो की स्टोरी होती है खत्म। अब चलते हैं थोड़ा किताब पर। अब हम सीधा किताब से पढ़ेंगे, सारी बातें वन बाय वन हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है।
ओके, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है, जो आपको जिसका आंसर दिया है मॉड्यूल में, वो ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा, जब आपने सीए कोर्स ज्वाइन करा, आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा, आपको किताबें आई, उन 4 किताबों में से एक किताब बिजनेस लॉस की थी, तो आपके मन में एक सवाल आया कि हमें ये बिजनेस लॉस की किताब क्यों पढ़नी है? क्या सिर्फ इसलिए पढ़नी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है? क्या ये हमें किताब इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं? या ये किताब हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि कल को जब हम चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जब हम बिजनेस को गाइड करेंगे, बिजनेसमैन को गाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कल को अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे लीगल सॉल्यूशन दे पाए। चार्टेड अकाउंटेंट बेटा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। अगर आपके क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले आपको फोन करता है, अरे भैया यार ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है इनकम टैक्स का, जरा थोड़ा सा गाइड कर दो। अरे यार गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, जरा बता दीजिए ना क्या करना है। तो ये अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम एक फुल फ्लैश चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन पाएंगे? हम सीए पैसा इसीलिए चार्ज कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, वो भी एक्सपर्ट लेवल नॉलेज। और अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हमारी डिग्री का कोई काम नहीं है, डिग्री की हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो यही बात क्या है बोली, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ? Is it only because it has been mentioned in the syllabus, or it is because you need this knowledge in real life when you become member of Institute of Chartered Accountant of India? यानी कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको इसकी सच में जरूरत पड़ेगी। देखो, लॉ के बारे में जानकारी होना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, एक सीए बनने के लिए, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहला कांटेक्ट होता है लीगल मैटर्स पर अपने क्लाइंट के लिए। आपके पास अगर लॉ की नॉलेज होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट को क्या कर पाएंगे? लीगल मैटर्स पे एडवाइस कर पाएंगे, लीगल मैटर्स पे एडवाइस कर पाएंगे। इवन मैं कई सारे अपने दोस्तों को जानता हूं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद और ज्यादा स्टडी करते हैं और लॉ के अंदर और ज्यादा गहराई में डूबते हैं। जैसे सम ऑफ यू, तुम में से कुछ लोग जो आज सीए फाउंडेशन कर रहे हो, बाद में स्पेशलाइज करना चाहोगे सब्जेक्ट में, कौन सा? जिसका नाम है टैक्सेशन। ये जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है ये भी क्या है? एक तरह का लॉ ही है। एंड अगर आप टैक्सेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कंट्री में लॉ कैसे चलता है, लॉ कौन बनाता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन मतलब इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मोटा मोटा लीगल ढांचा कंट्री के अंदर कैसा है। सो द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे रूल्स और रेगुलेशन जो लोगों को क्या कर सके? गवर्न कर सके, जब वो एक दूसरे से पर्सनली मिल रहे हैं या जब वो एक दूसरे से प्रोफेशनली मिल रहे हैं। फिर वही पुरानी बात यहां पर अब वापस से ये लोग हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाते हैं। हिस्ट्री में कहते हैं, देखो हम मानते हैं कि जब इंसान धरती पे आया था तब से लॉ नहीं थे, और इंसान जो है पहले हंटर हुआ करता था, हंट करता था और खाना खाता था। लेकिन धीरे धीरे अब हम हंटर नहीं रहे, अब हम एग्रीकल्चर करने लगे हैं बड़े स्केल पे। धीरे धीरे हमने इंडस्ट्री बनाई और आज की तारीख में बेटा जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। वक्त के साथ जब हम हंटर थे हमें तब भी रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत थी, जब हम एग्रीकल्चर कर रहे थे हमें तब भी रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ रही थी, और आज जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस खुल चुके हैं, आज तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है रूल्स और रेगुलेशन की। सो थ्रू आउट दिस जर्नी, इस पूरी जर्नी में वी ऑलवेज नीडेड लॉज, हमें हमेशा लॉ और रेगुलेशन चाहिए थे जो हमें गाइड कर सके कि भैया राइट काम क्या है, ताकि हम कोई गड़बड़ ना करें, और अगर हम गड़बड़ नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये आपको एक स्टोन दिख रहा है क्या? इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से।
इस स्टोन के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप इस लैंग्वेज को जानते ही नहीं हो, इतनी ओल्ड लैंग्वेज है। बट मैं आपको बताता हूं, अगर हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाते हैं और बहुत पुराने लॉ की बात करते हैं, एशियंट लॉ की, तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट सोर्सेस से, तो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पुराना लॉ जो कि हमें रिटन फॉर्म में मिलता है वो है कोड ऑफ हम्मुराबी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप ब्लैक सा पत्थर देख रहे हो, ये क्या है? कोड ऑफ हम्मुराबी है, यानी ये हम्मुराबी जी की रूल्स और रेगुलेशन है। अब ये हम्मुराबी जी कौन है ना? तो इन्होंने बताया हम्मुराबी जी जो है ना वो एक राजा थे। कहां के राजा थे? बेबीलोन के राजा थे। कितने पीरियड के लिए वो राजा रहे? 1719 बीसी से 1758 बीसी तक वो राजा रहे। इस पीरियड में वो उस बेबीलोन पे राज करते थे। अब उन्होंने क्या किया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई वहां की लैंग्वेज में, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कार्व करवा दिया। कहां कार्व करवाया? बल्कि स्टोन स्लैब्स पे, ऐसे काले काले पत्थरों पे उन्होंने क्या करा दिया, उसे कार्व करा दिया। और ये पत्थर शहर के अंदर अलग अलग जगह रख दिए। अलग अलग जगह क्यों रखे? ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि भैया क्या कानून है, इसीलिए। ठीक है, ऑल सो दैट पब्लिक में हैव द नॉलेज ऑफ द कोड्स, ताकि पब्लिक को उस कानून के बारे में, कोड ऑफ हम्मुराबी के बारे में पता हो। अब किंग ने कुछ जजेस को भी अपॉइंट किया ये चेक करने के लिए कि भैया जो पब्लिक है, जो हमारी बेबीलोन में रहने वाले लोग हैं, क्या वो इस कोड को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं। तो ये बेटा एक बेसिक हिस्ट्री है किस चीज की? कोड ऑफ हम्मुराबी, द ओल्डेस्ट लॉ इन रिटन फॉर्मेट, इन रिटन फॉर्मेट। यहीं पर स्टोरी खत्म नहीं होती मेरे बच्चा। उसके बाद आते हैं बेटा 12 टैबलेट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टैबलेट्स क्या हैं सर? ये 12 टैबलेट्स क्या हैं? देखो 450 बीसी के अंदर, 450 बीसी में लॉस को हमने इनग्रेव कराया, हमने कार्व करवाया 12 टैबलेट्स पर, जो बनी थी ब्रॉन्ज मेटल से। ब्रॉन्ज मेटल से बनी टैबलेट्स के ऊपर, 12 टैबलेट्स के ऊपर हमने कानून को क्या करवाया, लिखवाया। ये कहां की बात है बेटा? ये रोम शहर की बात है। रोम शहर की बात है, जहां पर आप ये कह सकते हो कि ये सबसे डिटेल्ड लॉ था। ये सबसे डिटेल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे पहला डिटेल्ड लॉ था सिविलाइजेशन का, और इसे लोग प्यार से क्या कहते हैं? 12 टेबल्स। क्यों 12 टेबल्स कहते हैं? क्योंकि ये 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स पर लिखा गया था, इसीलिए इसे प्यार से 12 टेबल्स कहा जाता है। इन टेबल्स का क्या पर्पस था? पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और अगर कोई इंसान गलत कर देता है तो उसका रास्ता देना कि भैया क्या गलत हो गया, द रेमेडी फॉर द रॉन्ग्स। रेमेडी मतलब लीगल राइट फॉर डूइंग रॉन्ग। इवन पनिशमेंट्स भी होती है, वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई थी। जितने भी बेटा रोम में रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें इन टेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए थी। एंड ओवर द टाइम हमने इसमें बड़े सारे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस आए। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, तो हमने इसमें क्या लाए? चेंजेस लाए। तो इन्होंने एक और हिस्ट्री की बात आपको बताई। तो 2 हिस्ट्री की बातें इन्होंने आपके सिलेबस में रखी, वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड से। कोड ऑफ हम्मुराबी के बारे में आपको बताया, और 12 टेबल्स के बारे में आपको बताया। ये 12 टेबल्स जो मैंने फोटो लगा रखी है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए लगा रखी है। अगर आप चाहो तो इसे बाद में देख सकते हो, देख सकते हो। फिर इन्होंने एक लॉ की खूबसूरत सी डेफिनेशन आपको बताई। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी सिंपल भाषा में, कि लॉ वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है अपनी कंट्री के लिए, अपनी पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए। यहां पर इन्होंने बोला है लॉ जो है वो सेट है ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज का। ऑब्लिगेशन भी एक तरह की ड्यूटीज ही होती है। लॉ सेट है ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज का, जो कौन इंपोज करती है? गवर्नमेंट इंपोज करती है। बट क्यों ये ड्यूटीज क्यों बनाई जा रही है? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। लोगों का भला करने के लिए और सोसाइटी को जस्टिस देने के लिए लॉ बनाया जा रहा है।
अब बेटा ये जो इंडिया का अगर आप लीगल फ्रेमवर्क देखोगे तो इसमें, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत वास्ट कंट्री है, इसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, यस और नो, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं। तो हमारा लॉ भी कुछ इसी तरह का है कि इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स को दिखाता है हमारी कंट्री के वास्ट एंड डाइवर्स लोगों के लिए, हमारे कंट्री के वास्ट एंड डाइवर्स लोगों के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, इंडिया के अंदर जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं उसके सोर्सेज कहां कहां से हैं। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, एक सोर्स तो हमने पीछे जान लिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन, वो था कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर आती है लॉ बनाने की। किस किस के पास पावर थी? पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर थी लॉ बनाने की। यानी इंडिया के अंदर बेटा जो लॉ का सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, या वो लॉ है जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है बेटा केस लॉस, अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, या जुडिशियल डिसीजन जो कि कोर्ट के आए हुए जजमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो लॉ होता है वो कस्टम और यूसेज, यानी सालों से चला आ रहा है, उस कस्टम और यूसेज पे भी उसे भी लॉ माना जाता है। ओके सर, यू मस्ट बी अवेयर, आपको यह पता होगा कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी चलती है। अगर आप वर्ल्ड का मैप उठाकर देखेंगे, वर्ल्ड का मैप, तो आपको बेटा दो तरह की कंट्रीज दिखेंगी, एक जो यूनिटरी कंट्रीज है और दूसरी जो फेडरल कंट्रीज है। यूनिटरी कंट्री मतलब वहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, पूरी पावर, पूरा कंट्रोल उसके पास है, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है यहां यहां यहां। फिर आते हैं बेटा फेडरल स्टेट्स। वर्ल्ड के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यहां पर मतलब पावर जो है वो बटी हुई है। पार्लियामेंट्स के पास, सेंटर के पास अलग पावर है और स्टेट के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेस, विच इज द सोर्स फॉर ऑल लॉज, अगर हम बात करते हैं, ये जो पावर बांटी जा रही है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, यहां पर कौन लोग इस पावर को यूज कर रहे हैं? तो बेटा हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में भी इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं, इस इलेक्शन से पब्लिक क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और उनका रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर उनके लिए क्या करता है? कानून बनाता है। सो वी इलेक्ट आर, हम अपने लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में भेजते हैं ताकि ये रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सके? लोगों के लिए लॉ बना सके, यानी हमारे अपने चुने हुए लोग ही हमारे लिए कानून बना रहे हैं। और जैसे ही पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो वो पूरे इंडिया के लिए अप्लाई हो जाता है, पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी हिस्से के लिए। और जैसे ही बेटा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो वो उस स्टेट के पूरे स्टेट पर लागू हो जाएगा या उस स्टेट के किसी हिस्से पर लागू हो जाता है। यह बात तो हमने आर्टिकल नंबर 245 में भी पहले पढ़ ली थी। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो 26 जनवरी से आया था। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया पर रूल करा करते थे। अब उस टाइम पर लॉ बनाने की पावर कहां से आ रही थी, किसके पास थी? तो बेटा मैं आपको बताऊं, एक एक्ट है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन से ईयर का? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 का है। इसे पार्लियामेंट ने तो बनाया, लेकिन इंडिया के पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, इसे पार्लियामेंट ऑफ यूके ने बनाया था। और ये प्रीकर्सर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने से पहले
हम फॉलो करा करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जो पास किया था पार्लियामेंट ऑफ यूके ने। अब यहां पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गवर्नमेंट को यूनिटरी से फेडरल में चेंज कर दिया था। यानी इन्होंने गवर्नमेंट को क्या कर दिया था, दो टुकड़ों में बांट दिया था। सेंटर के पास अलग पावर कर दी और स्टेट के पास अलग पावर कर दी। तो पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्प्यूट्स। फिर 1937 आया, यानी इसी के 2 साल बाद एक नया कोर्ट बनाया गया जिसका नाम था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट था। अगर मैं इस कोर्ट की बात करता हूं, ये कोर्ट अराउंड 1937 में बनने के बाद 12 साल तक, कितने साल तक, 12 साल तक चला था। और 12 सालों में इसने 151 केसेस को सुना था। इस कोर्ट के अंदर 151 केसेस सुने गए थे। फिर इस फेडरल कोर्ट को हटा दिया गया, फेडरल कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया, सप्लीमेंट कर दिया गया। किससे हटाया गया, जिसे आज हम इंडिया का सबसे टॉप, एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फेडरल कोर्ट को क्या कर दिया मेरे बच्चा, रिप्लेस कर दिया मेरे बच्चा, रिप्लेस कर दिया। ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें थी कि भैया देश। अब फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है, उसको हटा दिया गया और हम क्या ले आए, ताजा ताजा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले आए जो 26 जनवरी से लागू हुआ। और आज की तारीख में इंडिया को रन करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब कुछ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रन होता है। हम ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल है। सिमिलरली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें जो लॉ बनाए जाते हैं वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और कौन बनाते हैं, लोग ही बनाते हैं। कैसे, आप ये समझिए, मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कानून नया आ रहा है ना, वो हम ही बना रहे हैं। पब्लिक अपने लिए कानून खुद बना रही है। सर अभी तो आप कह रहे थे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन लोग लॉ बना रहे हैं, जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, जिन्हें हमने अपॉइंट किया है। यानी इनडायरेक्टली तो हम ही अपने लिए लोग चुन रहे हैं जो हमारे लिए लॉ बनाएंगे। इसीलिए यहां पर लिखा है फॉर द पीपल बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं अगर आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेंगे। दूसरा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो एक भारतीय नागरिक की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पता चलेगी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। और दोनों ही गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और ये जो लॉ होते हैं ना बेटा, इंटरकनेक्टेड होते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके सर। उसके बाद अब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो लॉ बनाने की पावर 2 लोगों में बांट देंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बांट देंगे यानी पार्लियामेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट में बांट देंगे यानी स्टेट लेजिस्लेचर। और क्योंकि हमने ये पावर बांटनी थी, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 लिस्ट दी जिसका नाम है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। दूसरी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। और तीसरा मेरे बच्चा ज्वाइंट लिस्ट, जिसको हम कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, इसमें वो मैटर्स आते हैं जिसपे कि कानून सिर्फ और सिर्फ अरे दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। यहां पर मेरे बच्चा जो सेंट्रल लिस्ट में एग्जांपल आएगा वो इनकम टैक्स का आएगा, स्टेट लिस्ट में जो एग्जांपल आएगा वो लिकर का आएगा, और कॉनकरेंट लिस्ट में जो एग्जांपल आएगा वो स्टैंप ड्यूटी का आएगा, स्टैंप ड्यूटी का। और यही पॉइंट अगर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है कि देखो इनकम टैक्स सेंट्रल सब्जेक्ट है यानी सेंटर लिस्ट में लिखा हुआ है,
जबकि स्टैंप ड्यूटी को लगाना, लेवी मतलब स्टैंप ड्यूटी को चार्ज करना, ये पावर दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। यानी ये कौन करंट लिस्ट का मुद्दा है, ये कौन करंट लिस्ट का मुद्दा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो जब हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना, ठीक है, तो इसके 3 हिस्से हैं। एक है लॉ मेकिंग, एक है लॉ इंप्लीमेंटेशन, और एक है लॉ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लॉ को बनाने के लिए हमने रखा हुआ है पार्लियामेंट भी रखा हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर भी रखा हुआ है। लॉ बनाने के लिए हमने पार्लियामेंट भी रखा हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर भी रखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है बेटा लॉ को इंप्लीमेंट करना। लॉ बनाना आसान है बट लॉ को इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज। क्या होती हैं? अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं। मिनिस्ट्रीज के अंदर बेटा होते हैं डिपार्टमेंट्स। हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं बेटा डिपार्टमेंट्स। और लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमने बना रखे हैं जुडिशियरी सिस्टम। क्या बना रखा है? जुडिशियरी सिस्टम, जिसमें आपके डिफरेंट अलग अलग कोर्ट्स आते हैं मेरे बच्चा, अलग अलग कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम लॉ बनाने की बात करते हैं तो लॉ को बेटा हमने कैटेगराइज करा गया है अलग अलग हिस्सों में। एक आता है आपका क्रिमिनल लॉ, एक आपका आता है सिविल लॉ, एक आता है आपका कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के बाजू में लिख दीजिए केस लॉ। ठीक है, और फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सीधा 6 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिमिनल लॉ से। क्रिमिनल लॉ में बेटा 2 एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ में, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं क्राइम। इंडिया के अंदर कौन कौन से एक्ट्स को क्राइम माना जाता है, ये लिस्ट आपको मिलती है इंडियन पैनल कोड 1860 के अंदर। बट बेटा ये चेंज होने वाला है। इंडियन पैनल कोड को हटाकर भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको रिप्लेस करने वाला है एक नया लॉ, भारतीय न्याय संहिता। इसमें आपको क्या मिलती है? लिस्ट मिलती है कि कौन कौन से कामों को क्राइम माना जाएगा, जैसे कि मर्डर, रेप, है ना। तो ये सारी जो एक्ट्स हैं इनको क्या माना जाएगा? क्राइम माना जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? इंडियन पैनल कोड के अंदर। और साथ ही साथ उसकी सजा भी बताई हुई है इंडियन पैनल कोड के अंदर। अब ये सजा दी कैसे जाएगी, उसका लीगल प्रोसीजर कि किसी भी आरोपी को सजा कैसे दी जाएगी, उसकी सुनवाई कैसे होगी, ये बात आपको मिलेगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। ये लॉ भी बेटा रिप्लेस होने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट से रिप्लेस होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्रिमिनल लॉ की बात करता हूं तो क्या क्या क्राइम इंडिया के अंदर किस किस चीज को क्राइम माना जाता है वो इंडियन पैनल कोड बताता है, उसकी सजा इंडियन पैनल कोड बताता है, लेकिन उसको सजा कैसे दी जाएगी, उस पर ट्रायल कैसे चलेगा, ये बात आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है। ठीक है, सो क्रिमिनल लॉ इज मेनली रिलेटेड टू वायलेशन, कि अगर आप कोई लॉ तोड़ते हो, अगर आप कोई पब्लिक रॉन्ग करते हो, आप कोई क्राइम करते हो और उसकी पनिशमेंट आपको दी जाएगी, उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना, असॉल्ट करना, ये सभी एग्जाम्पल्स है बेटा क्रिमिनल ऑफेंसेस के।
इंडियन पेनल कोड के अंदर आपको बताया गया क्या क्या क्राइम होता है, उसका नेचर कैसा है और उसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आपको बताया गया एग्जॉस्टिव यानी डिटेल्ड प्रोसीजर आपको बताया गया है एग्जीक्यूट करने का कि पनिशमेंट कैसे सुनाई जाएगी, पनिशमेंट कैसे सुनाई जाएगी। उसके बाद आता है मेरे बच्चा क्रिमिनल लॉ के बाद सिविल लॉ। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बेटा हम लोगों का जो मेन रोल रहता है वो सिविल लॉस को पढ़ने में रहता है। ये सिविल लॉस की अगर मैं बात करता हूं जैसे कि बिजनेस लॉस, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉस, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो सिविल लॉ है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सिविल ऑफेंसेस के। कैसे? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो, वादा करके तोड़ देते हो, अगर आप गुड्स की डिलीवरी नहीं करते हो या गुड्स की डिलीवरी टाइम पर नहीं करते हो, अगर आपने पैसा उधार लिया था उसका पैसा टाइम पर नहीं देते हो, अगर आप सेलर को डिफेम करते हो, या आपका डिस्प्यूट हो गया है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो ये सभी एग्जाम्पल है मेरे बच्चा सिविल ऑफेंसेस के। देखो क्रिमिनल लॉ बनाया गया है, क्रिमिनल लॉ का मेन एजेंडा होता है पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ का एजेंडा क्या होता है? क्रिमिनल को पनिश करना। लेकिन सिविल लॉ का एजेंडा पनिश करना नहीं होता, सिविल लॉ का एजेंडा होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। सिविल लॉ के अंदर जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वैसे सिविल लॉ के अंदर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, अगर किसी इंडिविजुअल्स के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, सो उस डिस्प्यूट से हम सिविल लॉ में लड़ते हैं एंड सिविल कोड जो है वो आपको राइट्स एंड ड्यूटीज को इन्फोर्स कराकर देते हैं। थर्ड आता है मेरे बच्चा कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को हम कहते हैं केस लॉ भी कहते हैं मेरे बच्चा, केस लॉ भी। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो आप केस लॉ पढ़ते हो। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का, ठीक है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, आप उसमें केस लॉ पढ़ते हो। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोसे, ठीक है। आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर एक केस लॉ पढ़ते हो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड, यस और नो। तो आपके सिलेबस के अंदर बड़े सारे केस लॉज हैं, ये सारे केस लॉज क्या है बेटा? कॉमन लॉज है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कही, जुडिशियल प्रेसिडेंट या केस लॉ को, जुडिशियल मतलब जज का दिया गया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब जो पहले हो चुका है, केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो वो जजमेंट पूरे इंडिया की टेरिटरी के कोर्ट्स पर लागू हो जाता है। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हैं। उसके बाद यहां पर एक डॉक्ट्राइन है स्टेयर डिसीसेस। क्या नाम है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल, स्टेयर डिसीसेस का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब है टू स्टैंड बाय यानी फॉलो करना, विच इज डिसाइडेड यानी आपने पिछले केस लॉ में जो डिसाइड किया था, अगर आपके पास कोई नया केस आता है जिसकी सेम बातें हैं, जिसमें सेम फैक्ट्स है, तो आप अपने पिछले ही डिसीजन को फॉलो करना। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये कहता है कि कोर्ट की ड्यूटी है टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल, टू फॉलो द सेम जजमेंट जो कि प्रीवियस डिसीजन में हो चुका है। लेकिन ये पुराना केस आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आपकी सारी लेग्स यानी सारे फैक्ट्स नए केस के भी सेम है, तभी आप इसे फॉलो कर सकते हो, लास्ट बेटा टाइप्स ऑफ लॉज में आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की जब मैं बात करता हूं तो बेटा ये रिटन लॉ से बियॉन्ड चला जाता है, कहीं भी होगा ये फॉलो होगा ही होगा, चाहे लॉ में लिखा हो
या ना लिखा हो, प्रिंसिपल जस्टिस तो हमेशा फॉलो करे जाएंगे। यहां पर प्रिंसिपल जस्टिस को हम लैटिन लैंग्वेज में जस नेचुरल भी कहते हैं, जिससे कि जस्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक पर्सन के ऊपर मर्डर का केस लगा है कि भैया इसने मर्डर किया है, 4 विटनेस है, कह रहे हैं हां हमने देखा है इसने मर्डर किया है। फिर भी हमारा कानून कहता है अगर आप पर आरोप लगा हुआ है तो इस पर्सन को हम मौका देंगे एडवोकेट हायर करने का, अपने केस को लड़ने का इक्वल मौका दिया जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हम उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं अपनी बात कहने का, अपने पक्ष में बात कहने का। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, जैसे अब यहां पर 2 बातें लिखी हुई हैं, एक नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। आहा, वापस से नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। भाई ऐसी बातें अगर तुम बाहर कर दो ना, लोग पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, ये लैटिन में है, नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। मैंने कहा देखो लैटिन तो मुझे नहीं आती है, इंग्लिश में बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो। कह रहा है नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस। अगर मिस्टर ए ने मर्डर किया है और वो जज भी हैं, लेकिन वो अपने केस के अंदर जज नहीं बन सकते हैं, अपने केस के अंदर जज नहीं बन सकते हैं। सो नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस। मैंने कहा ओके। फिर इन्होंने एक और बात कही, ऑडी अल्टेरम पर्टम। ऑडी अल्टरम पर्टम, ऑडी तो मुझे लेनी है बट पैसा नहीं है। ऑडी अल्टरम पर्टम, इसको क्या मतलब है? इसका मतलब है हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई डिसीजन लेने से पहले जज उस पार्टी को इक्वल मौका देता है अपनी बात कहने का, और यही रूल यहां पर बोला गया है, ऑडी अल्ट्रम पर्टम एंड रीजन्ड डिसीजंस आर दी रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। रीजन डिसीजन का मतलब है अगर जज कोई ऑर्डर पास करता है, अपना फाइनल डिसीजन देता है, तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से, किस एविडेंसेस की वजह से, कौन से लॉ की वजह से उसने अपना यह डिसीजन दिया है। यह भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है। अ जजमेंट कैन नेवर ओवरराइड अ केस लॉ बट इट कैन ओवरराइड और चेंज द एक्ट। क्या बोला है? समझा ही नहीं भाई। वो कह रहे हैं एक केस लॉ पुराने केस लॉ को ओवरराइड करना, मतलब कि आज से पुराना केस लॉ फॉलो नहीं होगा, नए वाला फॉलो होगा। बट एक केस लॉ, एक जजमेंट कभी भी वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकती है। कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, यानी केस लॉ, एक नया केस लॉ पुराने केस लॉ को तो ओवरराइड कर जाता है, लेकिन एक नया केस लॉ या एक नया जजमेंट कभी भी एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता है, एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। अब वो आ जाते हैं कहां पर, कौन से पार्ट पर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं इस पार्ट पर कि लॉ बनाने के बाद, लॉ इंटरप्रेट के बाद, लॉ की इंप्लीमेंटेशन, लॉ बनने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। और इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी है अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर पता है कौन लोग काम करते हैं? क्या आपको पता है मिनिस्ट्री के अंदर कौन लोग काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है? बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, और उस मिनिस्ट्रीज में एक मिनिस्टर उन्हें क्या करता है? मिनिस्टर उसे हेड करता है। लेकिन काम कौन करते हैं बेटा? सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। कौन काम करते हैं मिनिस्ट्रीज में? सिविल सर्वेंट्स। आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्जाम होता है, बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम होता है, बहुत सारे 10 लाख लोग देते हैं और सिर्फ 50-100 ही वैकेंसीज होती हैं, है ना?
तो वो लोग जो अपॉइंट होते हैं वो जाते हैं मिनिस्ट्रीज की अलग अलग पोस्ट में काम करने, यानी गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज है अगर आप उसमें काम करना चाहते हो तो आपको मौका दिया जाता है सिविल सर्वेंट का एग्जाम देके। आप वो अगर क्रैक कर लेते हो, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, तो आप वहां जा सकते हो। तो एक बारी अगर लॉ पास हो गया पार्लियामेंट में, अब उसे इंप्लीमेंट कराना है तो कोई पर्सन होना चाहिए जो कि मॉनिटर करे कि लोग लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड ये जॉब बेटा किसकी है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की है। डिपेंड करता है, अगर सेंट्रल लॉ होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री देखेगी, अगर स्टेट लॉ होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री देखेगी। और इसीलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने फंक्शंस को बांट रखा है मिनिस्ट्रीज में। जैसे कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। इन मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर हेड करते हैं और इन्हें रन करते हैं सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स इन्हें क्या करते हैं? रन करते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स दूं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमें सारी पढ़नी नहीं है, हमारे सिलेबस में सारी नहीं है, बट आपको नाम पता होने चाहिए। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहां पर बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, अगर आप देखोगे बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बट मजे की बात है, हमारे सिलेबस के अंदर मिनिस्ट्रीज हैं लेकिन सारी नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे क्या होती है? मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री के नीचे क्या होते हैं? बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? मिनिस्टर हेड करता है। और इसमें काम कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, ठीक है। सो इंडिया की गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराने के लिए नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज बनाकर बैठी है, मिनिस्ट्री के अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट्स बना के रखी है और हर मिनिस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं जिन्हें हम सिविल सर्वेंट्स के नाम से जानते हैं। और ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल होते हैं थ्रू अ मिनिस्टर। अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो मिनिस्टर सब कुछ इन पर नजर रखता है, और अगर उनकी मिनिस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मिनिस्टर क्या होता है? अकाउंटेबल होता है, ठीक है। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर हम बात करते हैं, एक लॉ है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये आप सीए इंटर में पढ़ते हैं, सीए इंटर में, और इवन आप इसे सीए फाइनल में भी पढ़ते हैं, सीए फाइनल में भी। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कौन सी मिनिस्ट्री बनाई हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाई हुई है, ठीक है, ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक बॉडी बनाई हुई है जिस बॉडी को हम शॉर्ट में कहते हैं सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सीबीडीटी। और यहां पर जो सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाला एग्जाम देकर आते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाला एग्जाम देकर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना।
कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर मेरे बच्चा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका ओवर हो जाएगा। ओके सर। सबसे पहली मिनिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हिंदी के अंदर वित्त मंत्रालय कहते हैं। वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, मंत्रालय का मतलब होता है मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय कहते हैं। ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। इसका काम क्या है, इसका काम है इंडिया की इकोनॉमी पर जो है कंट्रोल रखना, और दूसरा सर्व एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के पास कितना कैश फ्लो आता है और कितना कैश फ्लो जाता है, वो उसका सारा हिसाब बेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखती है। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कंट्री की इकोनॉमी पर नजर रखता है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के खर्चों पर नजर रखता है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है उस पर कंट्रोल रखता है। उसके बाद आता है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आता है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं दीपम। क्या कहते हैं, दीपम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी भी कंपनीज हैं वो पब्लिक कंपनीज हैं, वो पब्लिक एसेट्स हैं, उसको बेचना है, क्या करना है, वो सारा कंट्रोल ये डिपार्टमेंट रखता है। और लास्ट आता है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सभी डिपार्टमेंट बेटा किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। यानी ये कह सकते हो कि जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है ना, वो एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। किस चीज की टॉप मोस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बेटा, 4 सिविल सर्विसेज की। आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाना चाहते हो तो आप इन 4 एग्जाम्स को देकर जा सकते हो। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा ये जो मिनिस्ट्री है ये इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस को भी देखती है, इंडियन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज को भी देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके डे टू डे जो बिजनेस है आपका क्लाइंट्स का, वो चेंज कर सकती है। और ये इंपॉर्टेंट काम है बेटा हर साल एनुअल बजट लेकर आना। एनुअल बजट में गवर्नमेंट बताती है कि वो इस साल या आने वाले सालों में वो खर्चा कहां कहां करने वाली है, कौन कौन से सेक्टर में करने वाली है। एनुअल बजट में वो बताती है कि टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा चेंज आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा चेंज आ रहा है। और क्योंकि हम टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो हर साल बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट लेकर आती है। अगर हम बात करते हैं बजट की तो बेटा श्री मोरारजी देसाई ने, जब वो कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा यूनियन बजट प्रेजेंट करे हैं। कितने यूनियन बजट प्रेजेंट करे हैं मोरारजी देसाई ने? 10 यूनियन बजट, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। उसके बाद बेटा लिस्ट में नाम आता है पी चिदम्बरम जी का, जिन्होंने 9 बजट्स प्रेजेंट करे हैं। उसके बाद नाम आता है बेटा श्री प्रणब मुखर्जी का, जिन्होंने 8 फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए 8 बजट को क्या किया है, प्रेजेंट किया है। उसके बाद नाम आता है बेटा श्री यशवंत सिन्हा जी का, जिन्होंने 8 करे हैं। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने 6 बजट प्रेजेंट करे हैं। तो हाईएस्ट किसके हैं, बस आप वो देख लो, हाईएस्ट श्री मोरारजी देसाई के हैं, हाईएस्ट श्री मोरारजी देसाई के लिए। ये जो यूनियन बजट का काम होता है, जो एनुअल बजट का काम होता है, जो हर साल आता है मेरे बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी मिनिस्टर्स हैव प्रिफर्ड, बहुत सारे मिनिस्टर्स चाहते हैं
कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का हर साल एनुअल बजट लाना। और बेटा इवन आप जैसे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट इस बजट का ईगरली वेट करते हैं। इवन कॉमन मैन भी इसका वेट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भैया हमारे इस साल में क्या टैक्स लगने वाला है, वो हमें इसमें बताया जाएगा, वो हमें इसमें बताया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेली वर्क में बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा एक और मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ना पहले मिनिस्ट्री नहीं थी, पहले ये एक सिर्फ डिपार्टमेंट हुआ करता था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो पहले ये क्या हुआ करता था, सिर्फ एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। फिर इसे कन्वर्ट करा गया मिनिस्ट्री में। जब कोई डिपार्टमेंट बड़ा हो जाता है तो वो मिनिस्ट्री बन जाता है। इसको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। फिर इसका नाम चेंज करके इसे रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका काम क्या है बेटा, नॉर्मली जितनी भी कंपनीज बनती हैं, जितनी भी एलएलपीज बनती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम इनका होता है। तो ये एक इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। इसका मेन काम है एडमिन करना कंपनीज एक्ट 2013 को, कंपनीज एक्ट 1956 को, एलएलपी एक्ट 2008 को और आईबीसी 2016 यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, यानी ये सारे एक्ट एमसीए इनको कंट्रोल करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि भैया जो गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं, जो बिजनेसेस आ रहे हैं, जो इंडिया के अंदर बिजनेसेस आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ये कौन से सिविल सर्वेंट रन करते हैं बेटा, आईसीएलएस कैडरेस के जो है रन करते हैं। ओके सर। और इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट है वो कौन सी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोस्ट होती है, हाईएस्ट पोस्ट। एंड ये जो ऑफिसर्स होते हैं बेटा ये भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से अपॉइंट किए जाते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से अपॉइंट किए जाते हैं। तो छोटा सा ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में आपको बताया। उसके बाद आता है मेरे बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ये मिनिस्ट्री बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी ये देखती है, इंडिया के बॉर्डर सिक्योर है कि नहीं है ये मिनिस्ट्री देखती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा जो एरिया है जम्मू कश्मीर का वो सही से चल रहा है कि नहीं वो ये देखती है। और अगर आप मैं इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करूं ना तो यहां पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंडिया के बॉर्डर को मैनेज करने का डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद इंडिया के अंदर सिक्योरिटी चल रही है, चीजें सिक्योर्ड है कि नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ये रहा। अब मेन आता है बेटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है सिक्योरिटीज को लेकर, तो उनका एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। उसके बाद क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ होम, ऑफिशियल लैंग्वेज का भी एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स भी है। और यहां पर बेटा हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए। और इस मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अगर मैं बात करता हूं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की, यहां पर ये वाले डिपार्टमेंट के और अंदर भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। उसमें बेटा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कम्युनिकेशंस को। दूसरा सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि सभी को ट्रेन करता है हिंदी को कैसे यूज करना है, इवन कीबोर्ड पे कैसे हिंदी को टाइप करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश तो टाइप करनी आती है कीबोर्ड पे लेकिन हिंदी टाइप कर दे तो हो जाएगा, तो वो चीज
एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, जो कि सेंसस लेता है। तो ये सारी चीजें कहां आती है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री मेरे बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में पता होना ही चाहिए। और इस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है उसे हम लॉ मिनिस्टर कहते हैं, कि इंडिया का लॉ मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री को हेड करता है। अगेन दिस इज ऑल्सो इंडिया के गवर्नमेंट की क्या है? ये एक मिनिस्ट्री है। ये क्या काम करती है? ये काम आपको तब पता चलेगा जब आप इसके डिपार्टमेंट देखोगे। इस मिनिस्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो लीगल अफेयर्स को कंट्रोल करता है सारे। सेकंड आता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर पार्लियामेंट को कोई भी लॉ ड्राफ्ट कराना है तो ड्राफ्टिंग करने का जो डिपार्टमेंट है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है। और उसके बाद बेटा तीसरा डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो यहां पर इन्होंने यही बोला है कि क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों का ही काम बता दिया कि ये जो मिनिस्ट्री है ये लीगल अफेयर्स को मैनेज करती है। ये लीगल अफेयर्स को मैनेज तो करती है, साथ में ये जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है। जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है। तो यही काम बेटा इस लीगल डिपार्टमेंट का होने वाला है। इस लीगल डिपार्टमेंट का होने वाला है। और ये जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है ना, ये ड्राफ्ट करता है लॉ को, ये ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ करता है, ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ करता है। अब यहां पर हमारी मिनिस्ट्रीज की बात खत्म होती है। अब हम कुछ बॉडीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बॉडीज की। सबसे पहली बॉडी है सेबी, दूसरी है आरबीआई और तीसरी है आईबीबीआई। ठीक है, डायरेक्ट इन पर बेटा आपको 6 मार्क का शॉर्ट नोट आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरबीआई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आईबीबीआई। तो आपको 6 मार्क्स के लिए कम से कम 7-8 पॉइंट याद होने चाहिए। तो सेबी के लिए उन्होंने क्या क्या बताया, आइए देखते हैं। सेबी के लिए आई सर बताइए, 1 2 3 4 5 3-4 बातें बताई हुई है। क्या बताइए? सबसे पहले सेबी के लिए, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बॉडी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? इंडिया के अंदर सिक्योरिटी मार्केट को। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, उस मार्केट को रेगुलेट करती है। और साथ ही साथ कॉमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। ये जो बॉडी है ये किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है मेरे बच्चा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। और ये जो बॉडी है बेटा बनी तो 12 अप्रैल 1988 को थी, लेकिन इसे इसकी शक्तियां, इसे इसकी पावर्स जो मिली, इसे इसकी जो पावर्स मिली वो कब मिली मेरे बच्चा? 30 जनवरी 1992 को। कब मिली? 30 जनवरी 1992 को, जब सेबी एक्ट 1992 आया तब इसे अपनी शक्तियां मिली। और मैं 1-2 पॉइंट्स और बता देता हूं जो आप लिख सकते हो यहां पर। सेबी मेक regulations for listed companies, stock exchange and शेयर ब्रोकर्स। ठीक है, शेयर ब्रोकर्स। तो ये एक पॉइंट आप और लिख सकते हो। नेक्स्ट बॉडी आती है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। ये इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक है। इसका काम है बैंकिंग, इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। इसका काम है इंडिया के अंदर करेंसी का फ्लो मेंटेन करना। इसका काम है इंडिया के अंदर करेंसी को प्रिंट करना, जिसके लिए इसने प्रिंटिंग भी रखी हुई है 2 जगह पर। तो यही बात यहां पर लिखी है, आइए पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और यह रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। आरबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है।
सेबी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और आरबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करना इंडियन रुपीस की सप्लाई को, इंडियन रुपीस को इशू करने का सारा काम किसके पास है? आरबीआई के पास है। कंट्री का जो पेमेंट सिस्टम है आज की तारीख में, आप जो यूपीआई यूज करते हो ना, वो भी इनडायरेक्टली आरबीआई ने ही बनवाया हुआ, इनडायरेक्टली, अभी पता चल जाएगा आगे। और भी यूपीआई के अलावा और भी पेमेंट मेथड्स होते हैं, वो भी कौन डेवलप करवा रहा है? आरबीआई डेवलप करा रहा है। आपको एक पता चलेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय, भारतीय मतलब इंडियन रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ये स्पेशल डिपार्टमेंट है आरबीआई का। इस डिपार्टमेंट के थ्रू आरबीआई प्रिंट करता है इंडियन करेंसी नोट। कहां पर प्रिंट करता है बेटा? इंडिया में दो प्रिंटिंग प्रेस है, एक प्रिंटिंग प्रेस नासिक के अंदर है और एक प्रिंटिंग प्रेस देवास के अंदर है। वहां पर इंडियन करेंसी को आरबीआई के द्वारा अपने इस डिवीजन के थ्रू छापा जाता है। अब आरबीआई ने यूपीआई लाने के लिए आरबीआई ने इस्टेब्लिश करा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीसीआई। ये आरबीआई का स्पेशल डिपार्टमेंट है जो इंडिया के अंदर पेमेंट्स को और उनके सेटलमेंट सिस्टम को बनाता है। और इसी ने ही यूपीआई का इन्वेंशन किया है, इसी ने ही यूपीआई सिस्टम को बनाया है आरबीआई के इस डिवीजन ने। और इसलिए मैंने कहा कि आरबीआई भी यूपीआई में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का एक और डिवीजन है जो काम करता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का। किस चीज के इंश्योरेंस को? डिपॉजिट्स के। जब आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो बैंक डूब जाए, और बैंक डूबने से हमारा पैसा भी डूब सकता है अगर हमने बैंक में जमा कराया हुआ था तो। लेकिन क्योंकि आरबीआई जो है इंश्योरेंस, नॉर्मली आपको पता होगा कि जो डिपॉजिट्स आप कराते हो ना, वो 5 लाख रुपए तक, कितने रुपए तक? 5 लाख रुपए तक आपके डिपॉजिट जो है वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। चलिए, ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेरे बच्चा, आईबीबीआई। आईबीबीआई की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इसका फुल फॉर्म क्या है? आई बी बी आई से इंसॉल्वेंसी, बी से बैंकरप्सी, सी से बोर्ड और आई से इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगेन, अगर कोई कंपनी, देखो, अगर कोई कंपनी, अगर कोई एलएलपी, अगर कोई पार्टनरशिप, अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, इसका मतलब है जिसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी से, जिसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी से कम हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट करते हैं। इसके लिए एक कानून आया था, नया कानून आया था, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। यह नया कानून आया है जिससे अब लोगों को जल्दी से जल्दी इंसॉल्वेंट की जो प्रोसीडिंग है, जो एप्लीकेशन है, वो जल्दी क्लियर कर दी जाती है। और इसी लॉ के अंदर मेरे बच्चा जन्म हुआ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। और आज की तारीख में ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स है ना, ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स है, ये कौन देखता है? ये प्रोसीडिंग्स को मैनेज करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कौन करता है? इसकी एग्जाम होती है, आप चाहो तो आप भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। और ये जो केसेस जाते हैं, ये कौन से केस के, कौन से कोर्ट के पास जाते हैं? एक तो जाते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, और एक जाते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास,
डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो दो ट्राइब्यूनल है, जिन ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट के जैसे होते हैं। सो इट हैंडल्स द केसेस यूजिंग टू ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो फटाक से मैं आपको सारे पॉइंट्स बढ़ा देता हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर, इसका जन्म 1 अक्टूबर 2016 को हुआ और इसे अपनी पावर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से मिली है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से मिली है। ये किस किस को कवर करता है बेटा? ये जो लॉ है, इंडिविजुअल्स को, कंपनी को, एलएलपी को और पार्टनरशिप फर्म को। ये नया लॉ क्यों लाया गया? ताकि फास्ट हो सके इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग्स, क्या हो सके, फास्ट हो सके। कंट्री के अंदर जो लोग डूब रहे हैं, जो कंपनियां डूब रही हैं, उनको फटाक से क्लियर करा जाए, इसके लिए इसे बनाया गया है। इससे प्रोसेस सिंप्लीफाई भी हो चुका है और फास्ट भी हो चुका है। और आज की तारीख में दो ट्राइब्यूनल है, एक एनसीएलटी और एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो ये सारा काम देखते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। नॉर्मली बेटा जैसे सेबी और आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, वैसे ही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। देखो, अगर कोई क्राइम कर दिया उसकी पनिशमेंट भी हमें कोर्ट में मिलती है। अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है किसी चीज को लेकर, तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी हमें कोर्ट में मिलता है। और अगर हमें कोई लॉ समझ नहीं आ रहा है, अगर हम लॉ समझ नहीं पा रहे हैं, उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो सही इंटरप्रिटेशन भी हमें कोर्ट में मिलता है। तो इंडिया के अंदर अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर आता है बेटा सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के अंदर कितने सुप्रीम कोर्ट है बेटा? सिर्फ एक। इंडिया के अंदर कितने सुप्रीम कोर्ट है? सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, और ये सबसे ऊपर आता है, इसलिए इसको एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास कर देता है, तो वो इंडिया के सभी हाई कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं बेटा हाई कोर्ट। नॉर्मली बेटा हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बनाने की बात होती है, बट अभी हम आगे जाकर हाई कोर्ट के पॉइंट्स में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। ये जो हाई कोर्ट है करंटली बेटा, द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज 25। करंटली बेटा 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर, 25 हाई कोर्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर ये स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट किसके जजमेंट को फॉलो करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करता है। फिर बेटा हमने क्या करा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स खोले हुए हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस देखता है और सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस देखता है। और कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी खोल रखे हैं, जो सिविल और क्रिमिनल देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बेटा, तो अराउंड 688 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स करंटली बेटा इंडिया के अंदर हैं, करंटली बेटा इंडिया के अंदर हैं। तो देखो, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का फोटो है, देखो आपको दिख रहा होगा यहां पर क्लियरली। तो यहां पर उन्होंने वही बताया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे पहले कि कोर्ट का काम क्या होता है। तो अगर डिस्प्यूट हो गया, अगर लड़ाई हो रही है सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हो रही है, या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम है, ये जुडिशरी कोर्ट्स का काम है। उसके बाद अगर किसी एक्ट या कोड का इंटरप्रिटेशन कराना है, आप जुडिशरी की मदद ले सकते हो। अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो तो ऊपर ही कवर हो गया। एंड प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस अमंग्स द सिटीजन ऑफ द लैंड, ये सभी काम किसके हैं मेरे बच्चा? ये सभी काम हमारे जुडिशरी सिस्टम के हैं। टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा है? अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे, अगर मैं बात करता हूं, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो इंडिया के सभी कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। इंडिया के सभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंडिया के सभी कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो यूपी के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया,
तो यूपी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, जितने भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होंगे, जितने भी सेशन कोर्ट होंगे यूपी के अंदर, उन सबको अपने हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो करना होता है। सो डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग इन देयर स्टेट ओनली, ठीक है, एंड आर परसुएसिव इन अदर स्टेट। अदर स्टेट में मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो सारे हाई कोर्ट्स को फॉलो करने होते हैं। ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 144 में लिखी हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार कोई डिसीजन दे देता है तो वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, यानी फाइनल वर्ड माना जाता है कि भैया फाइनल डिसीजन यही है। फिर आप उसे और चैलेंज नहीं कर सकते हो, फिर आप उसे और चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके सर, बात आती है बेटा सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट बॉडी ऑफ जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया। जुडिशियरी सिस्टम की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करा गया था, एक ही है, स्टेब्लिश करा गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब आप रिपब्लिक डे मनाते हैं। एंड इंडिया का जो चीफ जस्टिस होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 126 के अंदर अपॉइंट करी जाती है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस काम करते हैं, उनकी जो मेन बेंच होती है, कितने जजेस वहां केस सुनते हैं, तो बेटा 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 7 जजेस होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड होता है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो हमने प्रेजेंटली इस 7 नंबर को इंक्रीज करके 34 कर दिया है। यानी अब ये 7 नंबर क्या हो चुका है? 34 हो चुका है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस और वर्कलोड बढ़ चुके हैं। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल को भी राइट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। ये राइट कहां से आया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 32 से ये राइट आया है कि इंडिविजुअल अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है रिट पिटीशन फाइल करके। रिट मतलब लीगल पिटीशन मतलब एप्लीकेशन, तो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो आर्टिकल नंबर 32 में, और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो? इस एप्लीकेशन को दे सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तो नीचे आता है, लेकिन अपने स्टेट में वो सबसे टॉप पर होता है। अपने स्टेट में वो सबसे टॉप पर होता है। सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसका आर्टिकल नंबर 214 ये कहता है कि देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होना मैंडेटरी है, और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट, देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। देयर मस्ट, एक हाई कोर्ट ईच स्टेट में होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंटली मेरे बच्चा ऐसा नहीं है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स है। कितने? 25 हाई कोर्ट्स हैं। यानी आज की तारीख में सभी स्टेट्स के लिए एक एक हाई कोर्ट नहीं है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज 6 स्टेट ऐसे हैं जो शेयर करते हैं सिंगल हाई कोर्ट। एग्जाम्पल देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम्पल है ये, ओनली फॉर नॉलेज बता रहा हूं। देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल स्टेट भी देखता है, और कलकत्ता का हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी देखता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के पास 2 लोग हैं देखने के लिए, एक वेस्ट बंगाल और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा बंबई का हाई कोर्ट। अब बंबई का हाई कोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देखता, बंबई का हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र भी देखता है, साथ ही साथ वो गोवा भी देखता है, वो दमन दीव भी देखता है, वो नागर हवेली भी देखता है। ओके, उसके बाद आता है बेटा गुवाहाटी का हाई कोर्ट। गुवाहाटी का हाई कोर्ट मेरे बच्चा, गुवाहाटी का हाई कोर्ट आसाम भी देखता है, अरुणाचल प्रदेश भी देखता है, मिजोरम भी देखता है, और साथ ही साथ नागालैंड भी देखता है। उसके बाद आता है बेटा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़ भी देखता है, हरियाणा भी देखता है,
पंजाब भी देखता है। उसके बाद आता है बेटा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जो क्या क्या देखता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखता है। तो यहां पर ऐसे 6 कोर्ट है बेटा जो कि शेयर करते हैं सिंगल हाई कोर्ट, सिंगल हाई कोर्ट। जैसे मेरे बच्चा हम रिट पिटीशन फाइल करके, एक इंडिविजुअल रिट पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकता था, वैसे ही अगर एक इंडिविजुअल चाहे तो, अगर एक इंडिविजुअल चाहे तो लीगल रेमेडी ले सकता है। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं चल रहे हैं तो हाई कोर्ट में जाकर, और यहां पर आपको रिट पिटीशन फाइल करना पड़ता है आर्टिकल नंबर 226 में। एक फैक्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री इज द कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसको अब हम कोलकाता हाई कोर्ट कहते हैं, जो कि बनाया गया था 2 जुलाई 1862 को, 2 जुलाई 1862 को। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, तो हाई कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो बेटा जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सिविल लॉ मैटर्स देखते हैं, और जो सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, वो क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं। अब यहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट खोला जाता है, उस कोर्ट को क्या दिया जाता है, उसकी जुरिस्डिक्शन दी जाती है कि आप इतने एरिया के केसेस को देखोगे। अगर वो केस इस एरिया को बिलोंग करता है, अगर वहां के लोग इस एरिया को बिलोंग करते हैं, या जो प्रॉपर्टी जिस पे डिस्प्यूट चल रही है वो इस एरिया पे चल रही है, तो वो केस आपके कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। सो कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड बाय देम, और केस कौन से कोर्ट में जाएगा ये डिसाइड होता है कि पार्टीज कहां पर रहती है, और जिस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है वो प्रॉपर्टी कहां पर है। ध्यान रखिएगा, अंडर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो सिविल जज होता है ना, वो सिर्फ वही केस दे सकता है वैल्यू नॉट मोर देन ₹2 करोड़, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 करोड़ रुपए होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, लास्ट आता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कौन सा आता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आते हैं बेटा। ये कहां पर कोर्ट खोले गए हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में खोले जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब कौन सी सिटी, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट खोले जाते हैं। यहां पर ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं, यहां पर जजेस कौन होते हैं, कौन इन केसेस को सुनता है बेटा, सो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ओके, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये लोग इन केसेस को मेरे बच्चा सुनते हैं, इन केसेस को मेरे बच्चा सुनते हैं। तो यहां पर मेरे बच्चा हमारा ये जो चैप्टर का 1 शॉट है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये एंड होता है। हमने मोस्टली एक एक लाइन, एक एक वर्ड इस चैप्टर का रीड आउट कर लिया है। इसके अंदर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर, तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो ऐसा मत समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। 6 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी पॉइंट को लिख दिया जाएगा, एक्सप्लेन द जुडिशियल सिस्टम, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ लॉ, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉ, ये किसी के आगे भी एक्सप्लेन लिखकर, एक्सप्लेन आरबीआई, एक्सप्लेन सेबी, एक्सप्लेन आईबीबीआई, एक्सप्लेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 6 मार्क्स लिख दिया जाएगा। तो अगर आपको उसके अंदर के पॉइंटर्स याद हैं तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।